श्री समर्पण क्लास ऑनलाइन क्लासेस की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम चैनल के माध्यम से आपको भूगोल विषय पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, भूगोल विषय के रूप में एक विस्तृत विषय है और जिसमें पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड तक की जितनी भी चीजें हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अपने कह सकते हैं कि जो भूगोल विषय है इसका संबंध अन्य विषय से माना जाता है। वो समाकलित भूगोल भी कहते हैं, समाकलित विषय भी कहते हैं, क्योंकि इसका लगभग सभी से संबंध माना जाता है। तो आज हम ये देखेंगे, सामान्य बात ये देखेंगे जो भूगोल शब्द, भूगोल विषय है तो इसका नामांकन कैसे हुआ, किस प्रकार से इसको भूगोल नाम, ज्योग्राफी नाम दिया गया। और ये देखते हैं कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इस शब्द का नामांकन सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने दिया था, जिसका समय 276 से 194 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और ये बहुत बड़े भूगोलवेता थे। इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज ने ये जो ज्योग्राफी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो ज्योग्राफी शब्द है, ये शब्द इन्होंने दो शब्दों को मिलाकर के किए। पहला है जीईओ, अंग्रेजी के जो जीईओ शब्द है उनको लिया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। यहाँ पर ग्राफो, ग्राफो मीन्स होता है, इसका है वर्णन। जब इसने जो और ग्राफो को मिलाकर के एक शब्द बनाया जिसको कहते हैं ज्योग्राफी, GEOGRAPHY। इस ज्योग्राफी शब्द का जो वास्तविक अर्थ निकलता है वो निकलता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसलिए इरेटोस्थेनीज पहले भूगोलवेता थे, जिसे भूगोल का जनक कहा जाता है। इसने भूगोल को एक भूगोल का नामांकन किया, ज्योग्राफी एक शब्द बनाया इसने। इसके बाद में आते हैं हिकेटियस। हिकेटियस का भी विशेष योगदान माना जाता है भूगोल विषय के विस्तार में। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्यों कहा जाता है कि जैसे मान लो कि इरेटोस्थेनीज ने भूगोल को नाम दिया, इरेटोस्थेनीज ने क्या किया, भूगोल को नाम दिया। इसी प्रकार से हिकेटियस भूगोलवेता ने भूगोल को एक विस्तार रूप दिया, एक अध्ययन स्वरूप दिया, इसका अध्ययन किया, अध्ययन के रूप में उपलब्ध करवाया। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। जिस प्रकार से एक परिवार में एक मुखिया होता है, इसको अपन पिता कहते हैं, और वो पिता क्या होता है, परिवार की पहचान होता है, वो परिवार को एक स्वरूप प्रदान करता है। उसी प्रकार से इसने इसको अध्ययन के रूप में एक विस्तारित रूप दिया है, इसलिए इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। जनक की बात करते हैं इरेटोस्थेनीज है, और पिता की बात करते हैं तो हिकेटियस है। अब अपन भूगोल की बात करते हैं कि भूगोल काफी लंबा विषय है, इसलिए इसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं, अध्ययन के दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया गया है। अपने यहाँ पर आप देखते हैं कि पार्ट ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के भाग देखते हैं। मोटे तौर पे अपन देखते हैं कि भूगोल के दो भाग किए गए हैं, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी यानी कि दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको अपन एक तरह से मानव भूगोल कहते हैं। ह्यूमन, मानव ज्योग्राफी, भूगोल, इसको मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जिसका पार्ट है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर से मान लो अपनी बॉडी होती है, तो इस प्रकार से जो इसको भौतिक स्वरूप है, इसको भौतिक ज्योग्राफी कहते हैं, वो फिजिकल ज्योग्राफी है। इसलिए भूगोल को अध्ययन के दृष्टि से देखा जाए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी। आगे चल के अपने पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, सब डिविजन कर रखे हैं। जो फिजिकल भूगोल होती है इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिसका अपन आगे चल करके अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल है, तो इसको जो आगे बढ़ाने वाले, इसको एक विशेष योगदान देने वाले भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल है, जो जर्मनी के थे, जर्मन भूगोलवेता है। और फ्रेडरिक रेटजेल ने एक बुक भी लिखी थी, एंथ्रोपोज्योग्राफी नाम से बुक लिखी थी, एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो इस फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। जिस प्रकार से भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्थेनीज, पिता कौन है, हिकेटियस। इसी प्रकार से जब भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो भागों में इसको बांटा गया, तो एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, एक फिजिकल ज्योग्राफी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में विशेष योगदान फ्रेडरिक रेटजेल का है,
इसलिए इसे भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता का जनक कहा जाता है। उसी प्रकार से जो भौतिक भूगोल है इसके जनक पोसिडोनियस को माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल के विकास में किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो देश हैं उनके जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने मिलकर के इसको एक विस्तार रूप दिया है। जैसे इसके विकास में जो यूनानी लोग हैं इनका विशेष योगदान माना जाता है। तो हम एक भूगोल का जो एक प्रोफार्मा देखते हैं, प्रारंभ देखते हैं कि किस तरह से क्या भूगोल है, कैसे इसका नाम पड़ा, किसको इसका जनक कहा जाता है, इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, आज अपन इसका अध्ययन किया। अब आगे चलकर के अपन है इसके अलग अलग पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो अपना जो 12वीं की जो बुक है उसमें इसके 2 पार्ट कर रखे हैं। एक कर रखा है कि मानव भूगोल के जो मूलभूत तत्व होते हैं उसके बारे में इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट भाग है। और सेकंड भाग है इसमें भारत की जो जनसंख्या है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में अध्ययन किया गया है। तो आज हम कक्षा 12 की जो भूगोल का जो अध्ययन है वो लेकर के चलते हैं। ये तो एक तरह से एक सामान्य परिचय था भूगोल का कि भूगोल क्या है, किसने इसका नाम दिया, कौन इसका जनक है, किस इसका पितामह कहा जाता है, इन शब्दों से मिलकर के बना है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया है। तो इस तरह से अपन आगे चल करके अपने जो सब्जेक्ट की जो है इसकी बात करते हैं। आज हम विषय की बात करते हैं और अभी अपने बताया कि भूगोल कक्षा 12 में भूगोल विषय को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और एक दूसरा व्यवहार में दे रखा है भारत की जनसंख्या और उसकी अर्थव्यवस्था। तो आज के फर्स्ट भाग में एक चैप्टर लेते हैं अपन और उस चैप्टर का नाम है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास की जनसंख्या किस प्रकार से प्रवास करती है और किस प्रकार से मानव विकास करती है। तो हमें देखते हैं कि जनसंख्या एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो एक गतिशील भी है कि जनसंख्या एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहती है, उसमें गतिशीलता पाई जाती है। इसलिए जनसंख्या एक स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया करती है, आवागमन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो इस प्रकार उसको हम प्रवास कहते हैं। तो प्रवास क्यों किया जाता है? जब एक स्थान पर जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, या कोई राजनीतिक कारण ऐसे हैं, या कोई भौगोलिक कारण ऐसे हैं, या कोई सांस्कृतिक कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण जनसंख्या अपने उद्गम स्थान को छोड़ करके गंतव्य स्थान की ओर गमन करती है। तो जनसंख्या गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। देखो प्रवास के बारे में बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं या जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी है इसने इसकी परिभाषा दी है। देखो जनसंख्या प्रवसन या प्रवास संकल्पना के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, यानी कि भौगोलिक स्थानिक प्रवासिता का नाम दिया है। ये लोग एक स्थान से भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में या स्थानिक क्षेत्र से अन्यत्र जाकर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं और वहां पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाकर के निवास करते हैं। इसी प्रकार से बोग महोदय ने अपने भाषण में बताया है कि प्रवसन एक मानव समुदाय या समूह द्वारा, मानव समुदाय यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लो कि कोई 2-4 परिवार के लोग होते हैं, वो समूह में रहते हैं, वो समूह सहित या कुछ परिवार के लोग वो एक स्थान से अन्यत्र स्थान पर जाकर के रहते हैं या अन्यत्र स्थान पर जाकर अपना स्थायी आवास बनाते हैं, उसको एक तरह से प्रवास की संज्ञा दी गई है। तो अपन एक वास्तविक स्वाभाविक रूप में देखिए प्रवास क्या है। तो प्रवास का मतलब है कि जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर जाकर के किसी कारण, तो कारण क्या हो सकते हैं? भौगोलिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, जाकर रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। देखो अपन इस अध्याय में ये देखेंगे कि प्रवास अलग अलग भेद होते हैं, प्रवास के अलग प्रकार होते हैं, प्रवास के पक्ष होते हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रवास के 2 भेद होते हैं। भाई जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो उसको 2 भागों में डिवाइड, 2 वर्गों में इसको रखा गया है कि प्रवास के यहाँ पर भेद की बात करते हैं तो प्रवास के 2 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है इसका उत्प्रवास, तो दूसरा भेद है इसका आप्रवास। उत्प्रवास कहाँ से क्या होता है और आप्रवास कहाँ से क्या होता है, ये अपने यहाँ पर देखेंगे। तो एक मोटी सी बात ये है, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवास के भेद कितने हैं,
एक क्वेश्चन आता है कि प्रवास के प्रकार कितने, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रवास के प्रकार में उत्प्रवास और अप्रवास डाल देते हैं और भेद में उसके प्रकार डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि अगर प्रवास के भेद पूछा जाता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, तो प्रवास के दो भेद होते हैं, एक उत्प्रवास होता है और एक ही अप्रवास होता है। उत्प्रवास में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे से ले लो या आपसे ले लो, आपका जो जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ रह रहे हैं, स्थायी रूप से कहाँ रह रहे थे, आप उस स्थान को छोड़ करके या आप नए स्थान की ओर जा रहे हो, तो जहां से आप स्थान छोड़ रहे हो, जहां से अपना उद्गम स्थान छोड़ रहे हो, वो आपका उत्प्रवास स्थान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका उत्प्रवास स्थान कहलाएगा। उत्प्रवास का मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति किसी कारणवश, वैसे तो कोई नहीं जाएगा, अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने उद्गम स्थान को छोड़ करके जाता है, तो वो एक तरह से उत्प्रवासी कहलाता है, उसे उत्प्रवासी कहते हैं। जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल लेते हैं, उत्प्रवास जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि उत्प्रवास कैसे हुआ। आपने यूरोप महाद्वीप का नाम सुना है? यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या अधिक थी, संसाधन कम थे, तो वहां के लोग संसार के ऐसे भागों को खोज निकाला जहां पर जनसंख्या कम थी, जहां पर संसाधन बहुत सारे थे, तो वो लोग वहां जाकर के रहना स्टार्ट किया। जैसे अपन यूरोप महाद्वीप की बात करते, ब्रिटेन के लोग हैं, यूरोप के फ्रांस के लोग हैं, स्पेन के लोग हैं, पुर्तगाल के लोग हैं, इन लोगों ने अपना प्रवास कहाँ बनाया? जैसे अमेरिका में चले गए, भारत में आ गए, अफ्रीका में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो अपने यूरोप महाद्वीप को छोड़ करके अन्य महाद्वीपों में जा रहे हैं, तो वो एक तरह से उत्प्रवासी हो गए। कहाँ के लिए? यूरोप के लिए। अब अप्रवास की बात करते हैं। अप्रवास का मतलब क्या होता है? अभी इसका जस्ट उल्टा होता है कि जब व्यक्ति किसी स्थान पर आता है उसको उत्प्रवास कहते हैं। जैसे मेरा जन्म स्थान जैसे मान लो कि शाहपुरा है और मैं शाहपुरा छोड़ करके जयपुर जाकर के निवास कर रहा हूं, तो जयपुर मेरे लिए एक अप्रवास हो गया। जयपुर के लिए क्या हो गया? अप्रवास। और शाहपुरा के लिए क्या हो गया? उत्प्रवास। तो अप्रवास का मतलब है कि जब लोग अपना उद्गम स्थान छोड़ करके गंतव्य स्थान पर आकर के निवास करते हैं, तो गंतव्य स्थान पर आना अप्रवास कहलाता है। जैसे अमेरिका में बहुत सारे देशों के लोग आकर के रह रहे हैं, ठीक है, तो अमेरिका के लिए वो लोग अप्रवासी हो गए। अप्रवास का मतलब होता है कि गंतव्य स्थान पर जाकर के निवास करना अप्रवास कहलाता है। तो एक तरह से अपन डेफिनेशन लेते हैं, जैसे मान लो कि आप नोट्स में लिखना चाहिए, उत्प्रवास क्या है? तो उत्प्रवास स्थानांतरण की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपना उद्गम स्थान छोड़ करके अन्यत्र जाता है, उत्प्रवास कहलाता है। अप्रवास के बारे में लिखेंगे तो अप्रवास स्थानांतरण की वह अवस्था है जिसमें लोग किसी कारणवश अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के निवास करते हैं, उसको अपन अप्रवास कहते हैं। अब हो गए प्रवास के भेद हो गए। अब आगे चलते हैं कि प्रवास के पक्ष की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं कि प्रवास के पक्ष। देखो कोई भी प्रवास हो, उस प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। प्रवास कौन करता है? जनसंख्या करती है। प्रवास कौन करता है? जनसंख्या। क्योंकि सभी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? जनसंख्या पे। क्योंकि मानव अपने आप में एक संसाधन है, बहुत बड़ा संसाधन है, संसार इसके पीछे चलता है। तो इसे प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष। ये 5 पक्ष में पहला जो पक्ष दे रखा है वो देश पक्ष दे रखा है। पहला पक्ष कौन सा दे रखा है? देश पक्ष दे रखा है। दूसरा पक्ष कौन सा दे रखा है? काल पक्ष दे रखा है। तीसरा कौन सा दे रखा है? कारण पक्ष है। चौथा कौन सा है? संख्या पक्ष है। पांचवा कौन सा है? स्थिर पक्ष। सबसे पहले ये तो याद अपन जो करते हैं, लर्न करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर भूल जाते हैं, याद नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में कोई चीज पढ़ रहे हो, उसके जो मुख्य जो टॉपिक हैं उनकी रूपरेखा तैयार करो। जैसे मान लो कि आपको जनसंख्या के पक्ष या प्रवास के पक्ष पढ़ने हैं, उसको लर्न करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो जनसंख्या प्रवास करती है उसके 5 पक्ष होते हैं। ठीक है, अब ये 5 पक्ष कौन कौन से होते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो पहला पक्ष कौन सा लिया अपन ने? देश पक्ष। दूसरा कौन सा लिया? काल पक्ष। तीसरा कौन सा लिया? कारण पक्ष। चौथा कौन सा लिया? संख्या पक्ष।
और पांचवा कौन सा लिया? स्थिर पक्ष। अब आगे जो इसका वर्णन है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि देश पक्ष क्या होता है, काल पक्ष क्या होता है, कारण पक्ष क्या होता है, संख्या पक्ष क्या है और स्थिर पक्ष क्या है। जैसे कि मान लो कि देश पक्ष का मतलब होता है कि कोई जो व्यक्ति किसी देश से प्रवास करता है तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कर रहा है या राष्ट्रीय प्रवास कर रहा है या अंतरराज्यीय प्रवास कर रहा है या स्थानीय प्रवास कर रहा है। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति प्रवास के दौरान या तो वो एक महाद्वीप को छोड़ के दूसरे महाद्वीप में जा रहा है, ठीक है, या एक राष्ट्र को छोड़ के दूसरे राष्ट्र में जा रहा है, ठीक है, या वो एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहा है। एक अंतरराज्यीय प्रवास और होता है। अंतरराज्यीय प्रवास का मतलब कभी कभार क्वेश्चन आता है कि अंतरराज्य और अंतरराज्यीय प्रवास में क्या अंतर होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि एक तो अंतरराज्य जैसे अंतरराष्ट्रीय होता है, एक अंतरराज्य जैसे अंतरमहाद्वीप होता है, आपने सुना होगा। तो अंतरराज्य का मतलब क्या होता है कि उस राज्य के आंतरिक भाग में प्रवास होना, राज्य की सीमा से बाहर नहीं, राज्य की सीमा के अंदर। और अंतरराज्य का मतलब होता है अंतर रह आता है इसमें, उसमें अंतर आता है। अंतरराज्य का मतलब होता है कि देश के जो दो राज्य है ना, देश की सीमा के भीतर दो राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो स्थानांतरण होता है, प्रवास होता है, उसको अपना अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। तो देश पक्ष की बात हो गई। देश पक्ष का मतलब क्या हुआ कि प्रवास कहां से कहां किया जा रहा है, एक देश से दूसरे देश में किया जा रहा है या देश के दो राज्यों में किया जा रहा है या स्थान एक गांव से दूसरे गांव में किया जा रहा है, एक शहर के एक भाग से दूसरे भाग में किया जा रहा है। इस प्रकार का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अगला आता है काल पक्ष। काल पक्ष में क्या होता है कि जैसे काल पक्ष की बात किया जाए, जैसे मान लो अपन ने यहाँ लिखा है कि भाई ये जो प्रवास है भाई कितने समय के लिए लिखा, दीर्घकाल है, सामयिक है, दैनिक है। भाई दीर्घकाल बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है, या कुछ समय के लिए या एक दो दिन के लिए जो प्रवास होता है उसको अपन दीर्घकालीन, सामयिक और दैनिक के रूप में पढ़ते हैं। तो काल पक्ष में ये पढ़ा जाता है कि प्रवास कितने समय के लिए किया गया है। अब आता है कारण पक्ष। देखो कारण अभी अभी अपन ने जैसे मान लो कि आप प्रवास की डेफिनेशन लिखी, प्रवास क्या होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, जब व्यक्ति किसी कारणवश ब्रैकेट में लिखेंगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास के कारण में ये पढ़ेंगे कि व्यक्ति अपना स्थान क्यों छोड़ रहा है, वो राजनीतिक रूप से प्रताड़ित है या सांस्कृतिक रूप से वो प्रवास कर रहा है या राजनीतिक रूप से प्रवास कर रहा है या उसके आर्थिक, उसको वहां पे रोजगार नहीं मिल रहा हो, रोजगार के लिए प्रवास कर रहा है, वहां पे उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो अच्छी एजुकेशन के लिए प्रवास कर रहा है। तो इसमें इसका कारण पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं संख्या पक्ष की। संख्या पक्ष का मतलब होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले, एक देश से दूसरे देश में जाने वाले प्रवासियों की संख्या कितनी है, वो कितनी संख्या में प्रवास कर रहे हैं। तो उसमें अपन लेते हैं संख्या पक्ष। एक स्थिर पक्ष होता है, देखो नीचे अपन ने लिखा है, एक स्थायी प्रवास होता है, एक अस्थायी प्रवास होता है। भाई कुछ लोग होते हैं अपने उद्गम स्थान को छोड़ करके स्थायी रूप से दूसरे स्थान में जाकर के निवास करते हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को स्थायी प्रवास कहा जाता है। लेकिन बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ समय के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अस्थायी। से हमने दैनिक लिखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोजाना प्रवास करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, कोई काम के लिए अन्य स्थान पे जा रहा है, कोई पढ़ाई के लिए अन्य स्थान पे जा रहा है, फिर वापस आ जाता है। तो उनकी जो दैनिक गतिविधि क्रियाविधि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होती है, इसको अपन दैनिक प्रवास के अंदर रखते हैं, इसको अस्थायी प्रवास कहते हैं। तो इसमें स्थिर पक्ष में ये रखा जाता है कि प्रवास कैसा है, स्थायी प्रवास यानी कि व्यक्ति अपना स्थान छोड़ करके परमानेंट वहां जाकर के अपना निवास कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि प्रवास के 5 पक्ष हो गए। कितने पक्ष हो गए, 5। देश पक्ष हो गया, काल पक्ष हो गया, कारण पक्ष हो गया, संख्या पक्ष हो गया और स्थिर पक्ष हो गया। इससे आगे अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि अपन ने पीछे प्रवास के भेद पढ़े हैं, क्या पढ़े, भेद। इसी प्रकार से अपन क्या पढ़ेंगे, प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रवास के प्रकार। देखो प्रवास मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वैसे अपन पढ़ते हैं कि अंतर्महाद्वीपीय भी होता है, अंतरराष्ट्रीय भी होता है, अंतरराज्यीय भी होता है, स्थानीय भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से प्रवास को अपन देखते हैं तो प्रवास 2 रूप में होता है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास
अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय प्रवास में क्या अंतर है। अंतर्देशीय प्रवास को राष्ट्रीय प्रवास भी कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि ये प्रवास दो या दो से अधिक देशों के मध्य संपन्न होता है। जैसे भारत के लोग, कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग इंग्लैंड चले गए, ठीक है, कुछ लोग अफ्रीका चले गए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो कहने का मतलब कि भारत के लोग एक देश से दूसरे देश में जब गमन करते हैं, प्रवास करते हैं, गतिशील होते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को फिर क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसी प्रकार से अंतर्देशीय प्रवास होता है। क्या होता है? अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास की बात करते हैं कि इस प्रकार का प्रवास एक देश की सीमा के भीतर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य हो सकता है, राज्य के अंदर भी हो सकता है, स्थान विशेष पर भी हो सकता है। इस प्रकार के प्रवास को हम अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। देखो, अंतर्देशीय प्रवास की, अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, ये भी अलग अलग स्थानों पे होता है, अलग अलग देशों में हुआ है। जैसे मान लो कि यूरोपीय प्रवास है या एशियाई देशों के लोगों का प्रवास है, क्योंकि सबसे पहले प्रवास कहां से स्टार्ट हुआ? यूरोप से और एशिया से। ऐसा क्यों हुआ कि जो यूरोप में भी बात की थी, यूरोप में जनसंख्या का ज्यादा होना, प्रारंभ में वहां पर संसाधनों का अभाव होना, दूसरी बात ये तटीय प्रदेश, तटीय क्षेत्र होने के कारण जलीय मार्ग के द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते थे, क्योंकि पहले आवागमन के लिए जल मार्ग का अधिक प्रयोग किया जाता था, अन्य विकल्प थे नहीं, इसलिए ये लोग ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रवास कर रहे हैं। ठीक, अभी लोग जैसे मान लो अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं, और तो ये दो रूप में हुआ, दो क्षेत्र में हुआ, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास एक तो यूरोपीय प्रवास है। कौन सा है? यूरोपीय। यानी कि जब अभी बात कर रहे हैं कि यूरोप के लोग अपने देश को, अपने महाद्वीप को छोड़ करके अन्य महाद्वीप में जाकर के रहने लग गए। क्यों रहने लग गए? कि यहाँ के लोगों में तो गतिशीलता प्रमुख थी, दूसरी बात जनसंख्या अधिक थी और संसाधनों का अभाव था, और सबसे मोस्ट बात तो यह है कि तटीय क्षेत्र में थे, इसलिए जल मार्ग के द्वारा ये अमेरिका में चले गए, भारत में आ गए, ऑस्ट्रेलिया में आ गए, या दक्षिणी पूर्वी जो एशिया उनके जो और भी देश है वहां पर भी ये गमन कर गए। तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रवास यूरोपीय प्रवास हो गया। ये यूरोपीय प्रवास दो क्षेत्रों में हुआ। यूरोपीय प्रवास कितने क्षेत्रों में हुआ? दो क्षेत्र में। एक हुआ उष्णकटिबंधीय। कौन सा हुआ? उष्णकटिबंधीय। और एक हुआ शीतोष्णकटिबंधीय या शीतकटिबंधीय, शीतोष्ण। उष्णकटिबंधीय में कौन सा आता है कि जब यूरोप के लोग अमेरिका के जो तटीय प्रदेश हैं, अमेरिका के तटीय प्रदेश हैं, या दक्षिणी पूर्वी एशिया से भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वहां पर प्रवास कर गए, तो इस प्रकार का प्रवास तो क्या कहलाया? आपका उष्णकटिबंधीय प्रवास कहलाया। उसी प्रकार से हम शीतोष्णकटिबंधीय प्रवास की बात करते हैं, तो जब अपन देखते हैं जब यूरोप महाद्वीप के लोग, जब यूरोप महाद्वीप के लोग, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या इसके अलावा कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में जब प्रवास किया इन्होंने, तो इस प्रकार का प्रवास इनका शीतोष्णकटिबंधीय प्रवास कहलाया। तो सीधी सी बात है कि यूरोपीय लोगों ने प्रवास कहां किया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात आती है तो अमेरिका के तटीय प्रदेश आते हैं, साउथ और जो नॉर्थ अमेरिका है उसके तटीय प्रदेश, जो तट के पास वाले, किनारे वाले, और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया वाले हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे भारत आता है, इसके पास में जैसे चीन वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, नेपाल नहीं, श्रीलंका वगैरह आते हैं, तो वहां पर इन्होंने प्रवास किया। उसी प्रकार से शीतोष्णकटिबंध में सभी जगह होंगे आप, जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूएसए, कनाडा है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आदि देशों में इन्होंने प्रवास किया। अब जैसे यूरोपीय प्रवास की तो नहीं, एशियाई प्रवास भी हुआ। क्या हुआ? एशियाई प्रवास। एशियाई प्रवास में क्या हुआ? कैसा मानते हैं, जब अपने बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, अन्य चीजें पढ़ते हैं, तो अपने ये देखते हैं, अपने को पढ़ने को मिलता है कि व्यक्ति का जो जन्म है एशिया महाद्वीप से माना जाता है। एशिया महाद्वीप में इनका जन्म हुआ, एशिया महाद्वीप में इनका विकास हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लग गई।
संसाधनों का अभाव होने लग गया, तो ये लोग गतिशील हो गए और यहां से ये अन्यत्र देशों में जाकर के, अन्यत्र महाद्वीपों में जाकर के रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आपका एशियाई प्रवास हो गए। तो ये तो आपका क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब अंतर्देशीय प्रवास की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं। हालांकि अपने बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन जो अंतर्देशीय प्रवास होता है ये मुख्य 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। जैसे मान लो कि अपन पढ़ते हैं कि भाई शहर से शहर यानी कि नगर से नगर, बात करें इसकी तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, नगर से नगर। फर्स्ट में क्या आएगा, नगर से नगर। सेकंड में आएगा नगर से गांव। सेकंड में क्या आएगा, नगर से गांव। थर्ड में क्या आएगा, गांव से गांव। थर्ड में क्या आएगा, गांव से गांव। फोर्थ में क्या आएगा, गांव से नगर। यानी कि अपन ये देखते हैं कि कुछ लोग नगर से नगर के एक ही कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाके रह रहे हैं, वो नगर से नगर प्रवास हो गए। एक होता है कि कुछ नगर के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो गांव की ओर गति कर रहे हैं, गांव में आकर के रह रहे हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं अपने पुश्तैनी की भूमि को छोड़ करके शहर चले जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें वापस लौट करके अपने पुश्तैनी के स्थान पे आना पड़ता है और जन्मभूमि पे आना पड़ता है और वहां करके रहने लग जाते हैं। विवाह के दौरान ऐसे प्रवास होता है। एक होता है कुछ लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर जाते हैं। कुछ लोग गांव से गांव की ओर होते हैं। जैसे मान लो कि जो स्त्रियों का जो प्रवास होता है, स्त्रियों का प्रवास होता है, ये मुख्य रूप से गांव से गांव होता है, गांव से गांव होता है। और स्त्रियों का प्रवास मुख्य रूप से किसके दौरान होता है, विवाह के दौरान। जब स्त्री का अपने जो घर में जो बहनें होती हैं या बेटियां होती हैं, जब वो उनका विवाह किया जाता है तो अपना गंतव्य स्थान छोड़ करके, सॉरी उद्गम स्थान छोड़ करके, गंतव्य स्थान यानी कि वो अपने पीहर पक्ष को छोड़ करके ससुराल पक्ष की ओर जाते हैं, तो उनका प्रवास एक तरह से ग्रामीण प्रवास कहलाता है, गांव से गांव होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि गांव से शहर की ओर कौन सा प्रवास होता है, गांव से शहर की ओर किनका प्रवास होता है, ये जेंट्स प्रवास, पुरुष प्रवास है। क्यों? क्योंकि गांव से शहर की ओर कौन जाता है, पुरुष जाते हैं, या तो एजुकेशन के लिए जाते हैं या अपने रोजगार के लिए जाते हैं। हालांकि अभी भी पहले एजुकेशन में स्त्रियों का प्रतिशत बहुत कम था, वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। तो ये तो कहना गलत हो गया आजकल कि जो गांव से शहर के जो प्रवास है, जो पुरुषों का विकास, जो महिलाओं का भी होता है, लड़कियां भी पढ़ने लग गई हैं और वो भी पढ़ाई में आगे निकल रही, तो उनका प्रवास भी हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से जो बात करते हैं तो गांव से शहर के जो प्रवास होता है पुरुषों का होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो अंतर्देशीय प्रवास है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो अंतर्देशीय प्रवास का मतलब समझ गए होंगे कि देश के आंतरिक भाग में जब प्रवास होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास होता है, उसको अपना अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अपन भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं कि वर्तमान में सबसे अधिक जो उत्तर प्रवासी हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार के, उत्तर प्रदेश और यूपी में जनसंख्या ज्यादा है और वहां पर संसाधनों का अभाव है, तो वहां की जनसंख्या कहां गति करती है, ऐसे क्षेत्र की ओर गति करती है जहां पर उसको रोजगार मिले। तो ये लोग महाराष्ट्र की ओर गति करते हैं और मुंबई नाम सुना आपने, आधुनिक नगरी है, वहां जाते हैं, वहां जाकर के अपना निवास करते हैं, वहां पर इनको रोजगार मिलता है। तो अगर अपन जैसे पढ़े कि भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रवासी कहां के, तो यूपी के, और सबसे अधिक अप्रवासी कहां के, कहां पर है, तो महाराष्ट्र, मुंबई में, क्योंकि मुंबई में रोजगार के साधन अधिक है, इसलिए लोग वहां पर जाकर के, फिर वहां पर ये भी देखा कि फिल्म नगरी है, मुंबई क्या है, फिल्म नगरी है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं अट्रैक्टिव होते हैं वहां जाकर के अपना आवास कर। तो इस प्रकार से प्रवास के जो प्रकार की बात करते हैं, मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास यूरोपीय क्षेत्र में हुआ, एशियाई क्षेत्र में हुआ। यूरोपीय क्षेत्र में हुआ वो 2 रूप से हुआ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुआ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुआ। अंतर्देशीय प्रवास की बात करते हैं तो देश के आंतरिक भाग में प्रवास होता है। देखो यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया, स्थानांतरण का एक चार्ट बनाया, प्रवास का एक चार्ट बनाया। यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि जो स्थानांतरण होता है, देखिए यहाँ पर अंतर महाद्वीपीय हो सकता है। अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है, एक तो पार महाद्वीपीय होता है, एक अंतर महाद्वीपीय होता है। पार महाद्वीप का मतलब होता है कि जब एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ दिया जाए, उसको सीमा को पार कर दिया जाए, उसको पार महाद्वीपीय कहते हैं।
अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है कि एक ही महाद्वीप के आंतरिक महाद्वीप की सीमा के अंदर जितने भी देश हैं उनमें आपस में प्रवास हो सकता है, व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रवास को अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है, ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है ये संपूर्ण विश्व पर, किसी महाद्वीप की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं, सभी महाद्वीपों की बात, 7 महाद्वीप अपने, उन 7 महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। उन महाद्वीप में प्रवास हो सकता है, किसी भी महाद्वीप के लोग किसी भी महाद्वीप के देश में जाकर के अपना निवास कर सकते हैं, वहां से आ सकते हैं, जा सकते हैं। अंतरराज्यीय प्रवास की बात कर रहे थे अभी कि भाई देश के आंतरिक भाग की बात है। अंतरराज्यीय प्रवास अभी बात करें, अंतरराज्यीय 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 का मतलब होता है कि राज्य की सीमा के अंदर होने वाला प्रवास है। स्थानिक प्रवास है कि कहीं भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, ढांड में भी हो सकता है, कस्बे में हो सकता है, किसी शहर में भी हो सकता है। अभी जो सारा प्रवास है, जो अंतर महाद्वीपीय प्रवास है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, अंतरराज्यीय प्रवास, स्थानिक प्रवास है, ये दीर्घकालीन भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है और रोजाना के लिए भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है। और ये जो सारा प्रवास है ये दीर्घकालीन प्रवास है, सामयिक प्रवास है, दैनिक प्रवास है, ये बहुत अधिक संख्या में भी हो सकता है। कभी कभार तो समुदाय के समुदाय स्थान छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मान लो कि आप देखते हैं कि अपने आस पड़ोस में देखते हैं जो बाड़मेर के जो लोग हैं, इधर जो बकरी वगैरह पालते हैं, वो अपने पशुओं को लेकर के समूह में गति कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। अधिक संख्या में एक मध्य में 1-2 परिवार के लोग मिलकर के प्रवास कर जाते हैं, और एक अल्प संख्या में खुद के परिवार के लोगों के साथ जो प्रवास कर ले तो अल्प संख्या में प्रवास हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, डिवाइडेशन हुआ, तो उस समय जो प्रवास था वो दीर्घकालीन प्रवास, बृहत संख्या वाला प्रवास था, कि वहां से बहुत सारे हिंदू लोग हैं भारत में आकर के रहे थे। तो इस प्रकार के प्रवास को क्या कहते हैं, बृहत संख्या वाला प्रवास कह सकते हैं। अब ये जो अंतर महाद्वीपीय है, अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराज्यीय और स्थानिक है, ये प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में प्रवास के बारे में पढ़ा है। इससे आगे मानव विकास आएगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, पढ़ें कि भाई प्रवास क्या है। प्रवास का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी कारणवश, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाता है, अन्यत्र स्थान पे जाता है, उसको पर क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रवास कहते हैं। यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है। उसी प्रकार महोदय ने भी दिया है कि प्रवास एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर के रहता है। अब इसमें अपन ने देखा प्रवास के भेद देखे, तो प्रवास है और अप्रवास है। अपन देखो इसमें 2 शब्द और आते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं कि उद्गम और गंतव्य स्थान से क्या से है। उद्गम और गंतव्य स्थान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उद्गम का मतलब होता है कि जहां आपकी जन्मस्थली है, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आप जन्म से रह रहे हैं वो आपका उद्गम स्थान है, और जहां आप नए सिरे से रहना स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका गंतव्य स्थान है। इसको अपन उत्प्रवास और प्रवास के उद्गम उत्प्रवास, उद्गम और गंतव्य अप्रवास के रूप में जाना चाहता है। इसी प्रकार अपने प्रवास के पक्ष की बात की कि प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। देश पक्ष है जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो सकता है, राष्ट्रीय प्रवास हो सकता है, अंतरराज्यीय प्रवास हो सकता है, स्थानीय प्रवास हो सकता है। काल पक्ष की बात की है तो दीर्घकाल भी हो सकता है, सामयिक भी हो सकता है और दैनिक भी हो सकता है। इसी कारण पक्ष की बात करते हैं तो प्रवास के कारण भौतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, या अपने सांस्कृतिक जो सामाजिक भी हो सकते हैं। संख्यात्मक पक्ष यानी कि अल्प संख्या में भी हो सकता है और बहुत अधिक संख्या में भी हो सकता है, मध्यम संख्या में भी हो सकता है। स्थिर पक्ष यानी कि स्थायी रूप से रहना या फिर अस्थायी रूप से रहना। फिर प्रवास के प्रकार की बात की थी तो प्रवास मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2। अंतरराष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की जब बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि जब एक देश के लोग अन्यत्र 2 या 2 से अधिक देशों में जाकर के रहना स्टार्ट करते हैं उसको अपन अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, या वहां से लोग आते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास को अपने 2 रूप में देखा है, यूरोपीय प्रवास के रूप में देखा है और ऐसे प्रवास के रूप में देखा है। यूरोपीय प्रवास 2 रूप में हुआ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है,
एशिया की बात करते हैं। एशिया में अपन ने माना कि जनसंख्या का जो जन्म स्थल एशिया महाद्वीप को माना जाता है, यहाँ जनसंख्या का जन्म हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लग गई और ये जनसंख्या यहाँ से निकल करके अन्य महाद्वीप में रहने लग गई। अंतर्देशीय प्रवास की बात हुई गई, जब एक देश के आंतरिक भाग में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, रहते हैं, उसको अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। से नगर, नगर से गांव, गांव से गांव और गांव से नगर की ओर जो प्रवास होता है। ठीक है, अब अपन ने ये इसकी रूपरेखा तैयार कर दी, तो इसमें देख लिया, आप इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के या बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके आप इसको एक बार दो बार देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, एक बार देखें समझ में नहीं आया तो समझना कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार इसको फिर से देखना। ठीक है, आज अपन ने देखो भूगोल के बारे में बात की है, तो सबसे पहले अपन ने भूगोल का परिचय पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने एक भूगोल का लेसन स्टार्ट किया है। भाई पहला लेसन अपन स्टार्ट इसलिए नहीं किया कि वो 2 नंबर का लेसन है, कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का, तो उसमें डेफिनेशंस आती है, डेफिनेशन पूछते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात बाद में करेंगे उसको, तो अपन ने लिया है ताकि आपके समझ में भी आए। ये लेसन इसलिए स्टार्ट किया है कि थोड़ा समझने की दृष्टि से सरल भी है, इसलिए जनसंख्या प्रवास के बारे में बात की है। कल अपन बात करेंगे मानव विकास के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये क्यों तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।